हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा, आपातकाल एवं संविधान संशोधन। तो जो भी राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपातकाल के क्या प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ संविधान संशोधन किस प्रकार के किए गए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारी 8वीं क्लास है। और इससे पहले की जो क्लासेज हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो एक हमारी प्लेलिस्ट है यूपी टेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको पिछली 7 क्लासेज मिलेंगी जिसमें हमने संविधान के या पॉलिटी के जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। पहले के जो टॉपिक हैं वो हमने वहाँ पर कवर किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कई सारी हमारी लाइव क्लासेज हुई और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा भाग 17। तो भाग 17 तो भाग 16 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपनी पिछली क्लासेज में। भाग 16 तक के जो प्रावधान है, और हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो सभी के बारे में और जो भी इनमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनके बारे में इस समय पढ़ रहे हैं पॉलिटी की इस सीरीज में। और ये हमारी लास्ट वीडियो है पॉलिटी थ्योरी से रिलेटेड। तो पॉलिटी का जो भी थ्योरी सेक्शन है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, आज की क्लास के साथ कंप्लीट कर लेंगे। और दिन फिर एक हमारी क्लास होगी जिसमें हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और ये हमारी लाइव क्लास होगी। और कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर भी करने होंगे, तो इन सभी क्लासेज को आप रिवाइज जरूर करें। तो राजभाषा, यहाँ पर आर्टिकल 343 से 351 के बीच में भाषा से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। और इनमें आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है, यानी जो भी केंद्र की भाषा है संघ की क्या राजभाषा होगी उसके बारे में बताया गया है। और फिर है आर्टिकल 345, और इसमें राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, इस एरिया में हमको हिंदी भाषा देखने को मिलती है। और जब आप तमिलनाडु जाएंगे, केरल जाएंगे, तो मलयालम और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अलग अलग राज्य की राजभाषा हैं। फिर है 348 आर्टिकल, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या भाषा होगी, यानी जो उच्चतम न्यायालय है वो किस भाषा में वहाँ पर कामकाज होगा, और हाई कोर्ट में किस भाषा में कामकाज होगा, इसके रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। फिर है यहाँ पर शास्त्रीय भाषाएं, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज की जब बात आती है तो तमिल इसमें शामिल है, संस्कृत शामिल है, तेलुगु शामिल है, कन्नड़ शामिल है, मलयालम शामिल है और उड़िया शामिल है। तो देखते हैं हिंदी यहाँ पर शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आती है, संस्कृत यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, यानी बात करें अगर हम वर्तमान की, तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, और मूल रूप से ये 14 हुआ करती थी, और बाद में इनमें 8 ऐड की गई हैं, 8 भाषाएं। और मूल रूप से जब संविधान बना था तो 14 भाषाओं का वर्णन संविधान में किया गया था, लेकिन बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें अलग अलग भाषाएँ जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली भाषा, डोगरी भाषा, बोडो और संथाली, तो ये जो भाषाएं थीं इनको ऐड किया गया संविधान में। तो इसीलिए विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पर बात करें अगर हम इसके साथ पढ़ते हैं तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। फिर आता है आगे हमारा भाग 18। तो भाग 18 में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें जो हमारे आर्टिकल शामिल होते हैं वो हैं आर्टिकल 352 से 360 तक, और इसके अंतर्गत बताए गए हैं आपात उपबंध, यानी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हमको क्या करना है, किस प्रकार से आपातकाल के समय क्या क्या नियम निलंबित होंगे, कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे, इनसे रिलेटेड जो हमारे प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 18 में। तो भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक इनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। और सबसे पहले इसमें आता है राष्ट्रीय आपात, यानी कि जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का जो वर्णन है ये आर्टिकल 352 में दिया गया है। आपको याद रखना, जब भी पूछा जाए राष्ट्रीय आपात के बारे में तो आर्टिकल 352 आपको याद रखना है। फिर है यहाँ पर कब इसको लगाया जाता है, यानी नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है, तो कोई युद्ध हो, वाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो,
यानी कि युद्ध हो रहा है किसी भी देश के साथ, या किसी देश के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, अटैक कर दिया गया, या अंदर ही यानी देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, या अशांति है, आंतरिक अशांति पहले हुआ करती थी लेकिन उसको हटा दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से, और एक टर्म लाया गया यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह। पहले ये क्या हुआ करती थी, पहले ये अशांति हुआ करती थी, यानी देश के भीतर ही सिविल वार जैसी सिचुएशन जब बनती है तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। पहली बार में इसे 30 दिन के लिए लगाया जाएगा, यानी जैसे कोई युद्ध हुआ तो 30 दिन लगाया जाएगा। फिर मैक्सिमम इसे अनिश्चित काल तक, जब तक जो स्थितियां हैं बेहतर नहीं हो जाती तब तक इसको लगाया जा सकता है। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो है आर्टिकल 20 और 21, यानी जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे यहाँ पर निलंबित नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। बाकी जितने भी आपके मूल अधिकार हैं उनको आपसे छीना जा सकता है, यानी जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो नहीं दी जाएगी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं कब कब हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा 3 बार, यानी नेशनल इमरजेंसी 3 बार अभी तक डिक्लेयर की जा चुकी है। और ये कौन कौन सा समय था, तो चीन से युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था जब 1962 में, तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन युद्ध चला, तब नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई। और पाक युद्ध के दौरान, यानी कि पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था 1971 में, जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, जो कि पहले हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान का, तो 1971 में जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। और एक बार आंतरिक अशांति में 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार हुआ करती थी तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जनवरी 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति की वजह से, यानी ये भी एक रीजन हो सकता है, इस वजह से 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। फिर अगला है राष्ट्रपति शासन, और जिसका वर्णन आपको आर्टिकल 356 में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राष्ट्रपति का शासन होगा, और ये कब लगाया जाता है, यानी ये जो इमरजेंसी है कब लगाई जाती है, ये आपातकाल कब लगाया जाता है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर। मान लीजिए कोई राज्य है और यानी कोई स्टेट है और वहाँ पर जो संवैधानिक तंत्र है यानी वो सब असफल हो रहा है, तो फिर वहाँ पर गवर्नर क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा, पत्र लिखेगा कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाए। तो वहाँ पर पूरी तरीके से सारी जो शक्तियाँ हैं वो स्टेट से हटकर केंद्र पर चली जाएंगी, यानी राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। तो पहली बार में जो राष्ट्रपति शासन है ये कितने दिन के लिए लगाया जाता है, 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। और अगर 2 माह में जो स्थितियाँ हैं ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं होती तो फिर मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए ये लगाया जा सकता है। तो ये लिमिट आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। और इसका बेसिकली कई बार विरोध भी हमको देखने को मिला है, तो इसका विरोध भी हमको देखने को मिलता है राष्ट्रपति शासन का, क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता जिनको माना जाता है BR अम्बेडकर साहब, उनका कहना था, उन्होंने राष्ट्रपति शासन को एक मृत पत्र की संज्ञा दी थी। तो राष्ट्रपति को मृत पत्र की संज्ञा जो दी थी वो किसने दी थी, वो BR अम्बेडकर के द्वारा दी गई थी कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर अच्छा नहीं है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो राज्य है उसकी पूरी शक्तियाँ यहाँ पर केंद्र के पास होती हैं। राष्ट्रपति क्योंकि एक प्रकार से हम ये कह लें कि जो बहुमत में पार्टी होती है केंद्र में, उसी का प्रतिनिधि बेसिकली राष्ट्रपति होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए इसको मृत पत्र की संज्ञा दी गई। और संविधान के साथ धोखा किसने कहा था, नाम्बियाल एक शख्स थे जिन्होंने कहा था संविधान के साथ धोखा है राष्ट्रपति शासन। तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन अलग अलग कई सारे राज्यों में लग चुका है, तो इनकी जो संख्या है वो हमको याद नहीं रखनी। अगला है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, और ये इसकी जो वर्णन है ये आर्टिकल 360 में हमको देखने को मिलता है। वित्तीय इमरजेंसी का मतलब है कि जब भी यहाँ पर संकट आता है, जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वित्तीय आपातकाल जैसी सिचुएशन बनती है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन बनी थी हमारी 1991 में, लेकिन तब यहाँ पर LPG की नीति लाकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और यहाँ पर निजीकरण की जो नीति है उसके द्वारा इसे संभाल लिया गया। और इसीलिए एक बार भी नहीं लगाया गया, यानी जो वित्तीय आपातकाल है ये कभी भी हमारे देश में नहीं लगा है, कभी भी देखने को
नहीं मिला है। और पहली बार में कितने दिन तक ये लगाया जा सकता है, तो 2 माह। तो इसको आपको 60 दिन के नाम से भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है पहली बार में 2 माह यानी कि 60 दिन के लिए जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंस इमरजेंसी है, वो लगाई जा सकती है। लेकिन अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कब तक वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी अधिकतम यहाँ पर निर्धारित नहीं है। फिर आता है भाग 19, और भाग 19 की अगर हम बात करें तो भाग 19 में जो आर्टिकल हैं उनकी वर्णन है 361 से 367 तक। तो ये भाग हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमको भाग याद रखना है। भाग 20 फिर आता है आर्टिकल 368। तो संविधान संशोधन या हम ये कह लें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 368 से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है। फिर है भाग 21, और भाग 21 में जो आर्टिकल दिए गए हैं ये 369 से 392 आर्टिकल दिए गए हैं, और टोटल आर्टिकल हैं हमारे संविधान में 395, और भाग हैं 22। तो अब लास्ट में ही हमने यहाँ पर चल रहे हैं। तो भाग 21 में क्या किया गया है, विशेष उपबंध दिए गए हैं विभिन्न राज्यों से रिलेटेड। तो 370 से आप सभी लोग परिचित होंगे, कई बार इसका नाम सुन चुके हैं जब जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो 370 में जो हमको देखने को मिलता है वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए प्रावधान 370 में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं 370 हटा दिया गया। तो 371 में जो बात है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बारे में देखने को मिलेगी। 371 ए में नागालैंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 371 बी में असम से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। 371 सी में मणिपुर से रिलेटेड यहाँ पर संविधान दिए गए हैं, यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं इन राज्यों से रिलेटेड। और 371 के ही कई सारे आपको भाग देखने को मिलेंगे ABCD टाइप में, जिसमें अलग अलग राज्यों की चर्चा है। फिर आता है 371 डी और ई, दोनों ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। 371 एफ सिक्किम से रिलेटेड है। 371 जी आपका मिजोरम से रिलेटेड है। 371 एच अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। 371 आई गोवा से रिलेटेड है। 371 जे कर्नाटक से रिलेटेड है। तो ये जो सारे टर्म हैं अलग अलग राज्यों से रिलेटेड हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से जाना जाता था, और 1972 में इसको एक यूटी बनाया गया। फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश आज के समय में नॉर्थ ईस्ट का एक पूर्ण राज्य है, यानी कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो गए हमारे विशेष उपबंध। फिर आता है यहाँ पर भाग 22। तो ये भाग 16 नहीं है बल्कि भाग 22 है, जिसमें संक्षिप्त नाम हिंदी में कुछ 393 से 395 अनुच्छेद। उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भाग नहीं है, केवल क्योंकि सभी भाग हमको बताने थे, इस वजह से इसको हमने यहाँ पर ले रखा है, इसको हेडिंग के रूप में ले रखा है। तो ये इसका कोई भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर आता है महत्वपूर्ण संशोधन, यानी जो हमारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कब कब विभिन्न संशोधन के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को डाला गया। तो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमारे संशोधन हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनमें है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया, और विभिन्न राज्यों का यहाँ पर क्या किया गया, गठन किया गया, जो कि हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं। तो ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लाया गया था। फिर है 69वां संविधान संशोधन 1991। तो दिल्ली के संबंध में विशेष जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं, यानी किसके माध्यम से ऐड किए गए हैं, 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से। फिर है 91वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें बताया गया है लोकसभा विधानसभा में सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर आता है 97वां संविधान संशोधन 2011, जिसमें सहकारी समितियों का यहाँ पर ऐड किया गया, यानी सहकारी जो समितियाँ हैं उनको ऐड किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। फिर आता है समा, याद रखना है क्योंकि ये नंबर है 100, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समा संविधान संशोधन 2015 में किया गया। भारत बांग्लादेश से संबंधित कुछ भूमि समझौता था, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया था। फिर है 101वां, ये भी याद रखना है क्योंकि इसमें GST लाया गया था इस संविधान संशोधन के तहत 2016 में। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन 2019, और इसमें EWS को 10% आरक्षण, जो कि आप आज देखते हैं, EWS को दिया गया 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन से। और अभी तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो 104वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत
जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, दो कहाँ पर, लोकसभा में, उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अब जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता। तो ये आपको याद रखना है 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो 104 संशोधन ही अभी तक हुए हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पर याद रखने हैं, जो आपको हमने यहाँ पर नीचे बता दिए। तो ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी, और इसके साथ ही जो पॉलिटी है वो हमारी कंप्लीट होती है। यानी पॉलिटी का जो थ्योरी सेक्शन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे पहले की जो क्लासेज हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूपी टेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, और वहीं पर आपको पॉलिटी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। शुरू से अंत तक हमने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बताए हुए हैं, पिछली क्लासेज में आप देखेंगे, और सभी थ्योरी सेक्शन को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और फिर यहाँ पर एक लाइव क्लास होगी जिसमें हम पॉलिटी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आपको इस क्लास से जुड़ना है, इससे रिलेटेड आपको जो जानकारी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जब भी क्लास होनी होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको वहाँ पर लिंक दे दी जाएगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और फिर आपको कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपकी पॉलिटी के हर एक चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तब आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आप यहाँ पर कितना आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं उस लाइव क्लास में। तो उस लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें, आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।